Good morning, beta. In our earlier classes, we have already learnt how to find perimeter and area of some plane figure such as rectangle, square, parallelogram, rhombus and circle. In this chapter, we shall discuss how to find perimeter and area of objects which we come across in daily life, which are related to circle or its part, such as semicircle, arc, sector, segment, जो स्टडी हो चुकी बेटा अब तक, वो हम प्लेन फिगर का एरिया और पेरीमीटर हम फाइंड आउट कर चुके, ये सभी प्लेन फिगर का। अब इस चैप्टर में जो है वो एरिया निकालेंगे उन ऑब्जेक्ट्स का जो रिलेटेड टू सर्कल और इट्स पार्ट्स हैं, जैसे कि बैंगल्स, ट्रैक, फ्लावर बेड्स एंड मैनी मोर। तो उन सभी का एरिया निकालेंगे हम जो सर्कल से रिलेटेड है या उसके पार्ट्स से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। सर्कल या उसके पार्ट से जो रिलेटेड हैं उन सभी ऑब्जेक्ट्स का हम एरिया निकालेंगे और पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे बेटा सरकमफ्रेंस और एरिया ऑफ ए सर्कल, उसके बाद सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का एरिया, सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, और देन एरिया ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस भी बोल सकते हैं आप इसको, पेरीमीटर भी बोल देते हैं। सरकमफ्रेंस एंड पेरीमीटर क्या है बेटा? डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवलिंग वंस अराउंड ए सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल। और दूसरे वर्ड में आप बोल सकते हो लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है ना। दो डेफिनेशन यहाँ पर मैंने आपको बताई। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवलिंग वंस अराउंड ए सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल, और इन अदर वर्ड्स द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल। अब आप जानते हो बेटा जो सरकमफ्रेंस होता है we know that circumference bears a constant ratio with the diameter of this circle and ratio known as pi, Greek language letter pi। उस रेशो को पाई से डिनोट करते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि पाई जो वर्ड, पाई जो लेटर है बेटा, ये ग्रीक लैंग्वेज में एक ऐसे वर्ड का फर्स्ट लेटर है जिस वर्ड का मीनिंग होता है रेशो, ठीक है ना। तो इसलिए इस रेशो को पाई से ही डिनोट किया हुआ है। तो अब सरकमफ्रेंस निकल जाएगा आपका यहां से, सरकमफ्रेंस निकल जाएगा। डायमीटर आप जानते हो 2r होता है। अगर रेडियस इसका r हो गया बेटा तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल 2r, और ये राइट में क्या है? पाई। तो सरकमफ्रेंस आ जाएगा सर्कल का 2πr। सरकमफ्रेंस आ गया 2πr। किसी भी सर्कल का अगर रेडियस r यूनिट है तो उसका सरकमफ्रेंस क्या आ जाएगा? 2πr। नेक्स्ट करते हैं बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ जो ट्राइंगल निकालने, एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं बेटा, एरिया ऑफ सर्कल। ये जैसे आपका सर्कल है,
तो वैसे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब एरिया आया कैसे ये देखते हैं, ड्राइव करते हैं इसको। देखो क्या है कि बच्चों आपने क्या करना है, इसको ऐसे इस तरह के पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड कर लेना, इवन पार्ट्स में, इस तरीके से। इवन पार्ट्स में बेटा ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से, इस तरीके से इवन पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। अब इसको कट करके यहाँ पर लेकर आना। देखो इसको कट किया मैंने और यहाँ पर लेकर आ गया मैं। देखो इसको यहाँ से उठाया, कट किया और यहाँ पर लेकर आ गया। अब आप देख सकते हो ये एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है जिसकी ये साइड स्ट्रेट होने की बजाय स्लाइटली क्या कर्व में है, ठीक है ना, कर्वेचर में, थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन होने की बजाय। अब दूसरा जो पोर्शन है ये मैं उठाऊंगा और यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर चिपका दूंगा। देखो इसके साथ यहाँ चिपक जाएगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना। फिर ऐसे यहाँ पर चिपका दूंगा मैं दूसरे वाला, ये वहाँ से उखाड़ कर यहाँ से लेकर और यहाँ चिपका दूंगा। इस तरीके से यहाँ पर फिर नेक्स्ट चिपका दूंगा और यहाँ पर फिर दूसरा चिपक जाएगा। यहाँ पर फिर तीसरा चिपका देंगे, वो उखाड़ कर वहाँ से यहाँ पर ऐसे इस तरीके से लगाते रहेंगे बेटा, ठीक है ना। इस तरीके से लगाते रहेंगे ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल, अप्रोक्सीमेटली एक रेक्टेंगल बन जाएगी, ठीक है ना, लगभग एक रेक्टेंगल। कर्वेचर बहुत ही थोड़ा है ये, और जितना कर्वेचर है उतना दोनों साइड से थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, इधर से अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँ इस कर्वेचर को, ठीक है ना, इधर से थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लूँ ऐसे, तो ये जितना स्पेस यहाँ यूज हुआ वहाँ पर वो कम हो जाएगा। यानी कि लगभग आप इसको एक ट्रायंगल बोल सकते हो, रेक्टेंगल बोल सकते हो। जैसे कि ये पेपर आप घर पर कर सकते हो प्रैक्टिकली। ये यहाँ से आपने निकाला, इस तरीके से निकाल दिया और यहाँ चिपका दिया ऐसे। फिर दूसरे वाला यहाँ चिपका दिया बेटा, दूसरे वाला निकाला और वो यहाँ चिपका दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से ऐसे बनता जाएगा, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और इसकी जो ये लेंथ है ये टोटल क्या हो जाएगी, हाफ मैंने इस तरफ चिपकाए, हाफ इस तरफ, तो टोटल क्या था, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर था। इसकी लेंथ टोटल क्या थी, 2 पाई आर। तो अब क्या हो जाएगी इसकी साइड पाई आर। और इसकी जो हाइट है इसकी, ये बड़ी हाइट, ये क्या हो जाएगी आर रेडियस के इक्वल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि पाई आर इंटू आर, यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर यूनिट्स। उसके बाद पढ़ते बेटा एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन 2 कंसेंट्रिक सर्कल। 2 कंसेंट्रिक सर्कल का जो बीच का एरिया है वो कैसे निकालेंगे हम। दोनों सर्कल क्या हो, कंसेंट्रिक, यानी कि दोनों का सेंटर क्या हो, सेम, कंसाइड करता हो दोनों का सेंटर। जैसे एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल है ये, तो इन दोनों के बीच का ये एरिया आपने निकालना है, ये वाला एरिया। तो एक बड़ा सर्कल है बेटा, उसके रेडियस को कैपिटल आर लेट कर लेता हूँ मैं, छोटे सर्कल के रेडियस को स्मॉल आर लेट कर लेता हूँ। तो बड़े सर्कल का एरिया जो मैंने निकाला पाई आर स्क्वायर, वो टोटल एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस रीजन। अब उसमें से ये जो वाइट वाला एरिया है ये आएगा छोटे सर्कल का एरिया। ये अगर माइनस कर दे हम तो ये एरिया आ जाएगा आपका एरिया बिटवीन 2 कंसेंट्रिक सर्कल, यानी कि एरिया ऑफ रिंग भी ऐसे निकाल सकते हैं हम, रिंग का जो एरिया निकालते हैं हम, ठीक है ना, यही है वो रिंग का एरिया। उसके बाद कुछ पार्ट्स हैं इसके सर्कल के एरिया के, जैसे कि सर्कल के पार्ट्स हैं, जैसे रेडियस अगर आर हो गई तो डायमीटर क्या हो गया बेटा 2r। उसके बाद सेमी सर्कल का जो एरिया है वो इसका हाफ हो जाएगा, सर्कल के एरिया का हाफ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल।
वो आ जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर बाई 2। और क्वाड्रेंट का एरिया कितना आ जाएगा, जैसे ये सर्कल है आपका तो ये क्वाड्रेंट है उसका, यानी कि 1/4 पार्ट। तो इसको सर्कल के एरिया को अगर 4 से डिवाइड करोगे आप तो क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा, सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है ना। उसके बाद पढ़ते हैं बेटा टचिंग सर्कल। दो सर्कल जब एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन बनती है। और टच दो तरीके से कर सकते हैं भाई, इंटरनली और एक्सटर्नली। फिलहाल एग्जाम्पल अपने सामने है एक्सटर्नली का। जब एक्सटर्नली टच करते हो एक दूसरे को सर्कल, ये दोनों सर्कल जो है बेटा एक्सटर्नली टच करते हैं एक दूसरे को यहां पर, तो क्या हो जाएगा देखो, इनके जो सेंटर है ना, सेंटर, इनके सेंटर की जो डिस्टेंस है बेटा वो इनकी रेडियस के सम के इक्वल हो जाएगी। सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस वो इनके रेडियस के सम के इक्वल हो जाएगी अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो। और दो सर्कल अगर इंटरनली टच करें, एक सर्कल ये है और सेकंड सर्कल है ये जो इसको इंटरनली टच करता है, ये सर्कल इसको इंटरनली टच करता है, तो बड़े का सेंटर जैसे मान लो ये C1 है और छोटे का सेंटर क्या है C2। ठीक है ना। तो दोनों की एक की रेडियस जैसे ये है और एक की रेडियस ये है, ये R2 है और ये R1 है, ये टोटल क्या है R1, ये टोटल R1 है। तो R1 माइनस R2 क्या आ जाएगा बेटा, C1 C2 के इक्वल। ठीक है ना। यहाँ पर C1 C2 लिखना ठीक रहेगा, C1 C2। C1 C2 मीन्स दोनों की डिस्टेंस, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस C1 C2 से डिनोट की जाएगी, ना कि C1 प्लस C2 से, क्योंकि C1 प्लस C2 तो मीनिंगलेस हुआ, दो पॉइंट को ऐड थोड़े ना कर सकते हम, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पर R1 R2 क्यों किया मैंने कि R1 एक डिस्टेंस है और R2 दूसरी डिस्टेंस है, तो R1 R2 को ऐड कर सकते हैं। R1 R2 कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस है। तो ठीक ऐसे ही R1 एक डिस्टेंस है, R2 दूसरी डिस्टेंस है, तो R1 में से R2 माइनस करूँ तो C1 C2 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि दोनों की रेडियस का डिफरेंस उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा अगर एक्सटर्नली टच करते हैं तो। ठीक है ना। और अगर टच ही नहीं करते बेटा, दूर दूर से जाते हैं दोनों सर्कल, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच ही नहीं करते वो, तो यहाँ पर जो है ये C1 इसका सेंटर है, C2 इसका सेंटर है, तो C1 C2 जो है बेटा दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस वो ग्रेटर देन हो जाएगी दोनों के रेडियस के सम से। ठीक है ना। दोनों के रेडियस के सम से, एक का रेडियस R1 दूसरे का रेडियस R2, ये रेडियस R1 और ये रेडियस R2, तो R1 प्लस R2 जो है वो C1 C2 से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ठीक है ना। अब एक्सरसाइज करते हैं बेटा 12.1। The radii of two circles are 19 and 9 cm respectively. Find the radius of the circle which has the circumference equal to the sum of the circumference of two circles.
रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 एंड 9 सेंटीमीटर। दो सर्कल हैं बेटा जिनकी रेडियाई 9 और 9 सेंटीमीटर है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये 12.1 का। एक सर्कल ये है और नेक्स्ट सर्कल है जिसकी रेडियस जो है वो 19, यानी कि इससे बड़ा सर्कल है वो। एक सर्कल ये है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है 19 सेंटीमीटर, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो है 9 सेंटीमीटर। इसको C1 सर्कल बोल दिया मैंने, इसको C2 सर्कल बोल दिया। एक्सरसाइज है 12.1 का फर्स्ट सम है ये NCERT बुक का। ध्यान से समझिए कि दो सर्कल है जिनकी रेडियस 19 और 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ दीज टू सर्कल। यानी कि एक सर्कल की रेडियस निकालनी है आपने, उस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो इन दोनों के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है, यानी कि वो इनसे डेफिनेटली बड़ा ही सर्कल होगा। ठीक है ना। ऐड कर देता हूँ मैं इस तरीके से, देखो ये है क्वेश्चन। ऐड मीनिंग क्या ऐड किया मैंने, सरकमफ्रेंस। बड़े सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। तो भाई बड़े सर्कल की रेडियस में क्या लेट कर लेता हूँ r। बड़े सर्कल की रेडियस मैंने r लेट कर ली। अब बड़े सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या हो गया 2 पाई r। ये बड़े सर्कल का सरकमफ्रेंस हो गया बेटा इस सर्कल का, इस सर्कल का। इस सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या हो गया 2 पाई, और r की जगह लिखूंगा मैं यहाँ पर 9। इस सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या हो गया 2 पाई, और r की जगह रखूंगा मैं 19। अब मर्जी आपकी है, आप अपने मेथड से भी कर सकते हो और मेरा मेथड भी यूज़ कर सकते हो। मेरा मेथड काफ़ी इजी है बेटा। देखो इसमें क्या है 2 पाई सीधा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। वरना आप क्या कर सकते हो, वरना आप ऐसे कर सकते हो कि इसका सरकमफ्रेंस निकाला पहले 2 पाई r करके 9 रखा, पाई की जगह 22/7 रखा, कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट किया, फिर उनको ऐड किया, फिर 2 पाई r के इक्वल किया। तो मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, ऐसे कर दिया 2 पाई कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरे पास आ गया 9 + 19 यानी कि 28 सेंटीमीटर। तो अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपके पास कोई ऐसा दो सर्कल है जिनके रेडियस गिवन है और आपने एक बड़ा सर्कल निकालना है जिसका रेडियस फाइंड आउट करना आपने, जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है, तो आप डायरेक्ट उनकी रेडियस ऐड करके उसका बड़े की रेडियस फाइंड आउट कर सकते। तो बच्चों आपने एक बड़े सर्कल की अगर रेडियस निकालनी है जिसका सरकमफ्रेंस दिए गए दो गिवन सर्कल के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है, तो दोनों की रेडियस ऐड करके बड़े की रेडियस आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। सेकंड सम करते हैं बेटा, काफ़ी इजी मेथड से करवा दिया मैंने, और आपको एक ट्रिक भी बता दी कि दोनों का रेडियस ऐड कर देना, बस बड़े का रेडियस आ जाएगा अगर दोनों का सरकमफ्रेंस का सम बड़े के सरकमफ्रेंस के इक्वल है, रेडियस नहीं सरकमफ्रेंस। सेकंड सम है रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 and 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स। अब ये एरिया का आ गया बेटा क्वेश्चन, यही सेम टू सेम। सेकंड सम है, यानी कि एक सर्कल है आपके पास जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। सेकंड सर्कल है आपके पास जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर। और थर्ड सर्कल का रेडियस आपने फाइंड आउट करना है। थर्ड सर्कल का रेडियस आपने फाइंड आउट करना बेटा। और थर्ड सर्कल का इनके साथ क्या रिलेशनशिप में है ये दोनों, कि इन दोनों के एरिया का जो सम है ना, एरिया ऑफ C1 प्लस एरिया ऑफ C2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ C3। यानी कि दो छोटे सर्कल का जो एरिया है, एरिया का सम है वो बड़े सर्कल के एरिया के इक्वल है। तो बड़े सर्कल का आपने रेडियस फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिंपल है, वही तरीका मैं यूज़ करूँगा सेम टू सेम। ठीक है ना।
अब की बार दोनों के स्क्वायर के सम का रूट ले लेना बस। देखो इसका सम हो गया, इसका स्क्वायर 36, उसका 64 और उसका रूट 10, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 10। ये ट्रिक बताई मैंने, अब एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। उसका एरिया निकाल दिया मैंने पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया निकाला मैंने पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया निकाला मैंने पाई आर स्क्वायर। पाई कैंसिल कर दिया, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और आर की वैल्यू आ जाएगी इनका रूट, यानी कि आर की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए, साथ साथ 2 ट्रिक बता दी बेटा। अगर आपने एक ऐसे सर्कल का रेडियस निकालना है जो दिए गए सर्कल के, जिसका एरिया दिए गए सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है, तो दोनों की रेडियस के स्क्वायर का सम का रूट ले लेना, बड़े सर्कल की रेडियस आ जाएगी डायरेक्ट। और अगर आपके पास एक 2 सर्कल दे रखे, उनका सरकमफ्रेंस का सम एक तीसरे सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल है, तो तीसरे सर्कल की रेडियस निकालनी है तो दोनों की रेडियस ऐड कर देना। देखो एक तो ये आंसर निकाल देना और एक ये आंसर निकाल देना। ये आंसर जब निकालना जब एरिया का क्वेश्चन हो और ये सरकमफ्रेंस का क्वेश्चन हो, यानी कि 2 सर्कल के रेडियस दे रखे हैं और बड़े सर्कल का रेडियस निकालना जिनका सरकमफ्रेंस, जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है, तो इनका इसका रेडियस भी बेटा दोनों के रेडियस के सम के इक्वल हो जाएगा। अगर इसका बड़े का एरिया इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है, तो इसका जो रेडियस है वो इनके रेडियस के स्क्वायर के सम के रूट के इक्वल हो जाता है। ठीक है ना। 2 क्वेश्चन 2 ट्रिक बता दी मैंने आपको। 3rd क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डेपिक्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड with its 5 scoring region from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 cm. Each of the other bands is 10.5 cm wide. Find the area of the each of the 5 scoring region. डायग्राम देख लीजिए बेटा, बुक में दे रखा है और स्टेटमेंट पढ़ लीजिए अच्छे से। मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन, डायग्राम बनाता हूँ मैं जब तक आप स्टेटमेंट पढ़िए अच्छे से। वन 2 3 4 5 ये इस तरह का डायग्राम बेटा, ये सारा है गोल्ड, ये सारा क्या है गोल्ड, ठीक है ना। और ये है रेड और ये ब्लू और ये ब्लैक, ये सारा है ब्लैक और ऊपर वाला है वाइट। ठीक है ना। आपने इन सभी का एरिया निकालना है और गिवन क्या है इसमें 5 स्कोरिंग है, ये 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर।
इसका डायमीटर जो है बेटा वो है 21 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर गोल्ड वाले का 21 सेंटीमीटर है गोल्ड वाले का। और बाकी सारे जो 10.5 मीटर के वाइड है, ये 10.5 मीटर की चौड़ाई है, ये 10.5 मीटर, 10.5 मीटर, 10.5 मीटर, 10.5 मीटर। तो आपने सभी का एरिया निकालना, सभी रीजन का एरिया निकालना, ठीक है ना। तो भाई पहले गोल्ड का निकालते हैं। देखो गोल्ड का जो रेडियस है वो हो गया 21/2, तो एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर, यानी कि पाई की जगह 22/7 रख देना, आर की जगह आ जाएगा 21/2, उसका स्क्वेयर है तो 2 बार लिखेंगे, 7 से कैंसिल कर दिया, ये 1 पर 2 पर कैंसिल हो गया, 33 × 21/2। तो 21 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 21 3 जा 63, 21 3 जा 63 और डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये गोल्ड जो रीजन है बेटा उसका एरिया आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब आपने ये जो रीजन है रेड वाला रीजन, इसका एरिया निकालना है। तो इसकी रेडियस होगी बच्चों 21/2 और ये भी क्या है, ये लेंथ कितनी है 21/2 ही है, क्योंकि 10.5 21/2 ही होता है, ठीक है ना। 10.5 है बेटा, यानी कि 105/10, 5 से कैंसिल कर दिया, 21/2। तो टोटल जो रेडियस हो गई इसकी रेड वाले की यहाँ तक की, रेड और ये शामिल करके गोल्ड, तो इसकी होगी 21 रेडियस, 21/2 ये हो गया, 21/2 ये हो गया, तो ये रेडियस आ गई बेटा 21/2। जैसे मैंने एरिया बिटवीन 2 कंसेंट्रिक सर्कल का कंसेप्ट अभी करवाया था, उस वही लगेगा। इस टोटल के एरिया में से गोल्ड वाला एरिया अगर माइनस कर देंगे तो ये रेड वाला बच जाएगा। तो टोटल है पाई आर स्क्वेयर, ये हो गया पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि 21 होगी ना ये टोटल, 21/2 ये थी, 21/2 ये थी, 21 आ जाएगी। तो पाई आर स्क्वेयर माइनस गोल्ड वाले का पाई आर स्क्वेयर, इसका आर ये है, तो कैलकुलेट कर सकते हो। पाई कॉमन निकल गया, 21 का स्क्वेयर कॉमन निकल गया, यहाँ पर बच गया 1, यहाँ पर बच गया 1/4, सोल्व किया तो 3/4 और 21 × 21, पाई के प्लेस पर 22/7 रख देना, कैंसिल हो जाएगा ये। 21 × 21 किया था बेटा, 7 3 जा 21 और 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, कैलकुलेट करके 2 से डिवाइड कर सकते हो। रेड वाले का आ जाएगा आपका एरिया। अब ब्लू वाले का निकालना है, तो टोटल निकाल कर और उसमें से रेड वाले का माइनस कर देंगे तो ब्लू वाले का आ जाएगा। ब्लैक वाले का कैसे निकलेगा, टोटल निकाल कर यहाँ पर और उसमें से यहाँ तक का ब्लू तक का अगर माइनस कर देंगे तो ब्लैक का आ जाएगा, और पूरा टोटल निकाल कर उसमें से ब्लैक तक का माइनस कर देंगे तो वाइट का आ जाएगा। यानी कि जो भी एरिया आता गया वो सब्ट्रैक्ट होता जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, ये गोल्ड वाले का तो निकल ही चुका था, अब आप इसका निकाल लेना केवल रेड वाले का, यहाँ तक का ये आ गया 21,441 पाई, ये उसमें से माइनस कर देना, अपने आप आ जाएगा। मैंने दोबारा से इसका निकाल दिया, ठीक है ना। समझ गए बेटा शायद आप अच्छे से, अगर नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर each, हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 km/h। 4th क्वेश्चन है बेटा ये 4th। तो एक कंसेप्ट और करवा देता हूँ मैं। एक जो व्हील है वो एक रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कोई व्हील जो है वो एक रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ऐसे बेटा देखो, मान लो भाई यहाँ से
ट्रैवलिंग शुरू करता है यहाँ से, ऐसे आता है घूमकर ऐसे ऐसे इस तरीके से। तो जितना इसका सरकमफ्रेंस यानी कि ये पॉइंट दोबारा ज़मीन पर आएगा तो कितना चलेगा पहिया, जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा उतनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये, ठीक है ना, जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जैसे व्हील है ये, तो ये यहाँ से चलना शुरू करता है, देखो यहाँ से चलना शुरू किया इसने, यहाँ से मैंने साइन लगा दिया। अब ये चलता चलता देखो ऐसे चलेगा, इस तरीके से चला और यहाँ पहुँच गया वापस। तो कितना चला ये, जितना इसका घेरा है, जितना सरकमफ्रेंस उतना ही चला ना। यानी कि एक रिवॉल्यूशन में कोई भी व्हील उतना चलता है जितना उसका सरकमफ्रेंस होता है। इन वन रिवॉल्यूशन ए व्हील covered distance as much its circumference। एक चक्कर में बेटा कोई भी व्हील जो है इतनी रिवॉल्यूशन लगा, एक रिवॉल्यूशन में इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करता है कोई भी व्हील जितना उसका सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है ना। अब इसी कंसेप्ट का यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद एक लाइन और लिख सकता हूं मैं, मान लो किसी व्हील ने डी डिस्टेंस ट्रैवल की, डी डिस्टेंस, तो डी डिस्टेंस में कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा वो, तो डी डिस्टेंस में लगाएगा वो डिस्टेंस बाई सरकमफ्रेंस, डिस्टेंस बाई इट्स सरकमफ्रेंस, यानी कि डिस्टेंस जो ट्रैवल की उसने उसको सरकमफ्रेंस के सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएंगे, व्हील ने कितने रिवॉल्यूशन लगाए उसमें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो कार का जो व्हील है बेटा उसका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो हाउ मच कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक्स इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा ये। तो भाई टाइम से हम उसके रिवॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन किससे निकाले, डिस्टेंस से, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि एक जो व्हील है वो कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा। अगर उसने जैसे कि 500 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की तो 500 तो अपर पार्ट में आ जाएगा, नीचे उसका सरकमफ्रेंस आ जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएंगे। तो यहाँ पर उसने क्या पूछ लिया कि व्हील कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा 10 मिनट में, तो क्वेश्चन नहीं हो सकता कंप्लीट। क्या चाहिए मेरे को, डिस्टेंस चाहिए। अब डिस्टेंस के लिए इसने आगे लिखा है, व्हेन द कार ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में जो कार है वो 66 किलोमीटर जाती है। 1 घंटे में आपकी जो कार है वो 66 किलोमीटर जाती है बेटा। तो 66 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, तो 10 मिनट में आपने निकालनी कितनी दूर जाएगी वो, 10 मिनट के अंदर। तो क्या है, डिस्टेंस को जो स्पीड है ना उसकी मैं उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूँ, मीटर पर सेकंड के अंदर, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपने उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी वो, ठीक है ना। या फिर आप क्या कर लीजिए, देखो 60 मिनट में जाती है वो गाड़ी 66 किलोमीटर 60 मिनट में,
और हमने निकालनी 1 मिनट में, तो 1 मिनट में जाएगी 66/60 और 10 मिनट्स में जाएगी इंटू 10, यानी कि 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर जाएगी गाड़ी आपकी 10 मिनट्स में। अगर 60 मिनट में 66 किलोमीटर जाती है तो 10 मिनट में जाएगी 11 किलोमीटर। अब ये क्वेश्चन ऐसा ही बन गया, डिस्टेंस आ गई और सरकमफ्रेंस है मेरे पास। सरकमफ्रेंस क्या है 2πr, 2π मीन्स 22/7 और r की जगह 40। लेकिन क्या है बेटा, आपका जो सरकमफ्रेंस की यूनिट है वो है सेंटीमीटर और इसकी है किलोमीटर। तो या तो दोनों को किलोमीटर में चेंज करो आप, या दोनों को सेंटीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूँ मैं। किलो, एक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली और बीच में लीटर, मीटर और ग्राम, लीटर, मीटर और ग्राम। ठीक है ना। तो किलोमीटर को मैंने सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो यहाँ पर 1 लगाया, 0 0 0 0 0, यानी कि 1 लाख से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 लाख, 1 लाख से यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। तो इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है ना। अब कैलकुलेट कर सकते हो आप इसको, ये इससे कैंसिल हो गया और भाई 11,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22, तो ये 1,0,0,0,0 ये यहाँ पर हो गया 2 पर, और ये है 100 इंटू 100 है, ये 100 इंटू 100, तो 4 पर 25 पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। 25 जा 125, 25 6 जा 150, 25 7 जा 175 और ये 0 है ही। ठीक है ना। 7 कैंसिल हो चुका, 2, 22 और 4 और बच गया था भाई बच्चों, यहाँ पर 4 और बचा हुआ बेटा। ठीक है ना, 4 और बचा हुआ यहाँ पर, 4 से और कैंसिल कर दिया ये। तो 25 25 6 25 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 प्लस 3 17, 7 6 जा 42 प्लस 1 43, तो 4375 यानी कि 4375 रिवोल्यूशन लगाएगा आपका व्हील इतनी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। ठीक है ना। आया समझ में अच्छे से। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। यानी कि किसी सर्कल का एरिया और सरकमफ्रेंस न्यूमेरिकली इक्वल हो बेटा, क्योंकि यूनिट तो उनकी डिफरेंट होती हैं, यूनिट उनकी डिफरेंट होती हैं। एरिया और सरकमफ्रेंस न्यूमेरिकली इक्वल बताए उसने यहाँ पर, तो रेडियस इनमें से क्या होगी ये उसने रिक्वायर्ड किया है। पेरीमीटर एंड एरिया, perimeter and the area of a circle are numerically equal, then radius of the circle is आंसर है बेटा 2 यूनिट, पाई यूनिट एंड 4 यूनिट एंड 7 यूनिट। देखो भाई, वैसे तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया, क्योंकि एरिया होता है पाई r स्क्वायर
और सरकमफ्रेंस होता है 2πr²। तो यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ 2 तो ये 4 हो जाएगा। सरकमफ्रेंस होता है 2πr, एरिया होता है πr²। तो यहाँ पर 2 रखूँ तो 4π ये हो गया, 2 रखने से 4π ये हो गया, तो रेडियस 2 आ गया। अब इसने देखो न्यूमेरिकल वर्ड क्यों डाला है यहाँ पर, क्योंकि वैसे तो सरकमफ्रेंस और एरिया इक्वल होंगे नहीं बेटा, यूनिट भी डिफरेंट होती है उनकी, लेकिन उसने कहा कि मैग्नीट्यूड जैसे उनका कोई मैग्नीट्यूड आया वो सेम आ जाए। अगर जैसे कि एरिया भी आ जाए 56, ठीक है ना, और सरकमफ्रेंस भी आ जाए जैसे 56, तो न्यूमेरिकली इक्वल हो गए ना दोनों। एरिया भी आ जाए 56, पेरीमीटर भी आ जाए 56, तो न्यूमेरिकली क्या हो गए बेटा, इक्वल वो दोनों, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकली इक्वल आ जाए ऐसा उसने बोला है। तो रेडियस क्या होगा उस सर्कल का, ये हमने टिक करना है आंसर पर, और साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है, यानी कि जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है बेटा वो हो गया 2πr। मान लीजिए अपने पास कोई सर्कल है, ये सर्कल है जैसे अपने पास, तो इसका रेडियस अगर मैं r यूनिट ले लेता हूँ यहाँ पर रेडियस को, तो इसका सरकमफ्रेंस आ जाएगा 2πr। अब इसका जो एरिया है वो आ जाएगा πr², और दोनों को मैं इक्वल रख देता हूँ यहाँ से, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2r = r² हो गया। अब r को r से कैंसिल कर सकते हो आप। वैसे जब भी आप किसी की वैल्यू निकालते हो बेटा तो उसको कैंसिल करना ठीक नहीं होता, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ रूट। अगर आप उसको कैंसिल करते हो उस नंबर से, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे निकालूं कि r से मैंने डिवाइड कर दिया इसको, ये हो गया r = 2, ये आंसर आ गया। जबकि ऐसे निकालूंगा तो ये आ गया r × r - 2 = 0। तो r की वैल्यू या तो 0 आ गई, और या फिर r की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब सिंपल सी बात है, ये तो रिजेक्ट होनी है इस क्वेश्चन में। क्यों रिजेक्ट होनी है, क्योंकि ये सम ही सर्कल का है और सर्कल का रेडियस 0 हो गया, तो वो पॉइंट बन गया है ना, ऑर्डर्ड पेयर बन गया वो 0 0, तो इसलिए यहाँ पर तो ये कैंसिल हो गया। चलो पहले ये क्वेश्चन करवाता हूँ फिर आगे बताता हूँ आपको। तो रेडियस आ गया भाई 2, ठीक है ना, क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब मैं आपको 2 टॉपिक और करवाता हूँ इसके साथ ही, याद आ गए मेरे को, और इसमें यूज़ भी हो गया उसका, लॉस ऑफ रूट एंड एक्सटेनियस ऑफ रूट। लॉस ऑफ रूट क्या होता है बेटा, एक्सटेनियस ऑफ रूट क्या होता है, ये बताता हूँ आपको। ये है लॉस ऑफ रूट। तो लॉस ऑफ रूट में क्या है बेटा, जैसे कि आपके पास कोई इक्वेशन है x² - 2x, जैसे x² = 2x कोई इक्वेशन है, तो आपने क्या है x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि इसको x से डिवाइड कर देते हैं और उसका आंसर आ जाता है 2। तो यही होता है लॉस ऑफ रूट। क्योंकि इस इक्वेशन को सोल्व अगर हम करें ढंग से, तो इसके ऊपर कितनी पावर है बेटा, 2 पावर। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट होंगे इसके, एटमोस्ट 2 रूट। एटमोस्ट क्यों बोला मैंने, एग्जैक्ट 2 क्यों नहीं बोला मैंने, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि रिपीटेड रूट हो सकते हैं, दोनों रूट एक जैसे हो सकते हैं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 बोलना ठीक रहेगा अगर 2 पावर है तो। 3 पावर है तो 3 रूट, 4 पावर है तो 4 रूट, लेकिन कोफिशिएंट क्या हो, नॉन जीरो रियल नंबर। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ढंग से अगर सोल्व करता हूँ तो देखो मेरे को लॉस ऑफ रूट नहीं होगा, x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई, 2 वैल्यू आ गई x की। तो ये इसमें क्या हो गया हमारे को, लॉस ऑफ रूट, और ये सही है, प्रॉपर ऑफ रूट हो गया ये, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ एक्सटेनियस ऑफ रूट क्या होता है। किसी इक्वेशन को सोल्व करते समय एक्सटेनियस ऑफ रूट का केस क्या होता है। तो नेक्स्ट है बेटा
एक्सट्रानियस ऑफ रूट, ठीक है ना। जैसे आपके सामने कोई इक्वेशन है इस तरह की, अब आप इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से। इसको अगर आपने सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे, आपको जल्दी बताओ मेरे को चैट बॉक्स में लिखकर। इसको अगर सोल्व करेंगे तो आप कैसे सोल्व करेंगे? क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे ना बोथ साइड, वेरी गुड। तो स्क्वेयरिंग करने से ये आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वेयर, ठीक है ना। ये हो गया x और x स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4x, ये हो गया x स्क्वेयर और माइनस 5x और प्लस 4, राइट में 0। फैक्टर आप आराम से कर सकते हो, x माइनस 4 x माइनस 1 और इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या आ गई 1 और 4, दो वैल्यू आ गई देखो, ठीक है ना, दो वैल्यू आ गई ना। अब x की जगह अगर मैं 1 रखूँ यहाँ पर मैंने 1 रख दिया और यहाँ पर 1 रख दिया, तो 1 का रूट क्या होता है बेटा 1 ना कि माइनस 1। राइट में क्या आ गया -1, लेफ्ट में क्या आ गया 1। तो 1 जो है ना वो एक्सटेनियस ऑफ रूट में आ गया, यानी कि ज़्यादा रूट आ गया, ये रूट बढ़ गए इसके, ठीक है ना, ये रूट बढ़ गया। इसकी डोमेन को चेंज करने से ऐसा हुआ, जब किसी फंक्शन की डोमेन को हम चेंज कर देते हैं तो उसमें एक्सटेनियस ऑफ रूट या लॉस ऑफ रूट हो सकता है। तो यहाँ पर 4 इसको सेटिस्फाई करने लग रहा है, देखो 4 यहाँ पर क्या 2 हो गया, रूट लेकर 4 माइनस 2 ऐसे 2 होता है, 2 इक्वल टू 2। तो 4 एक ही रूट है इसका, एक तो ज़्यादा आ गया, तो इस केस को बोलते हैं एक्सटेनियस ऑफ रूट। तो इस तरह के लॉस ऑफ रूट, एक्सटेनियस ऑफ रूट आपके सामने आ सकते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है इन चीज़ों का। तो लॉस ऑफ रूट तो बिल्कुल भी नहीं करना आपने। एक्सटेनियस ऑफ रूट को तो हम चेक भी कर लेते हैं दोबारा से स्टेटमेंट में ले जाकर यहाँ रख कर, जबकि लॉस ऑफ रूट जो है वो चेक नहीं होता फिर दोबारा। तो आपके सिलेबस में अगर आएगा तो लॉस ऑफ रूट आएगा, यानी कि कैंसिल मत कर देना आप इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे अब ये क्वेश्चन सर्कल का था तो सर्कल में तो कैंसिल हो गया, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं उससे, क्योंकि सर्कल के केस में ऐसा हो गया था ना, पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई तो कांस्टेंट है तो कैंसिल, पाई तो कांस्टेंट है तो कैंसिल कर ही सकता हूँ मैं, पाई को कैंसिल कर दिया मैंने, तो ये बच गया आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 2r। अब यहाँ पर अगर मैं निकालता इसके रूट तो 2 रूट निकलते, एक 0 और एक 2, है ना। अगर मैं यहाँ पर इसके रूट निकालता तो 2 रूट निकल जाते बेटा, एक 0 और एक 2 निकल जाते ना 2 रूट, लेकिन 0 तो वैसे रिजेक्ट होना है क्वेश्चन, क्योंकि सर्कल का क्वेश्चन है। तो इसमें तो आप बेशक से r को r से कैंसिल कर सकते हो, लॉस ऑफ रूट नहीं होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता होता कि ये सर्कल की इक्वेशन से ये रिलेशन बनी है, तो फिर आप कैंसिल कर देते, तो यहाँ पर हो जाता आपके साथ लॉस ऑफ रूट। तो इस लॉस से आपने बचना है, ठीक है बेटा। यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करो इसको, और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। और आपकी सैटरडे को कॉपी चेक होगी, नोटबुक चेक करूँगा मैं सैटरडे को लाइव क्लास में गूगल मीट पर। सभी बच्चों ने सैटरडे तक जितना भी पोर्शन मैं कवर करता हूँ बेटा, जितना भी पोर्शन मेरा कवर होता है वहाँ तक की आपने नोटबुक अपनी रेडी रखनी है। और रैंडमली मैं बच्चों के नाम लूँगा, बल्कि सभी बच्चों की नोटबुक में चेक करूँगा, कितना भी टाइम लग जाए बेशक से। अगर सैटरडे को चेक नहीं होती तो बचे हुए बच्चों को संडे को मैं बुलाकर गूगल मीट पर और फिर नोटबुक चेक करूँगा आपकी। तो सभी बच्चों ने अपनी नोटबुक रेडी रखनी है। चैप्टर आपका जो 11th है कंस्ट्रक्शन का, उसकी कंप्लीट करनी है, और फिर 12th चैप्टर जहाँ तक भी हो सैटरडे तक, फ्राइडे तक, वहाँ तक की आपने नोटबुक अपनी रेडी रखनी है बेटा, ठीक है ना। तो याद रहे सभी बच्चों को, सैटरडे को नोटबुक चेक होगी आपकी। ओके बेटा, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। ओके ओके बेटा, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में।